नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं भास्कर सैनी, सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज दमकौर, अध्यापक सामाजिक विज्ञान। आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान उपविषय पाठ 2, पाठ 3 गलती से लिख गया, पाठ 2 भारत में राष्ट्रवाद भाग 1। ये पाठ 2 भागों में पढ़ाएंगे, थोड़ा बड़ा पाठ है इसलिए भाग 1 और भाग 2 आज इसका पहला पाठ है। भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद कैसे आया और राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति कैसे उत्पन्न हुई, इस सब के विषय में हम अध्ययन करेंगे। भारत में राष्ट्रवाद पाठ। यूरोप के आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ साथ नए प्रकार के राष्ट्रों का उदय हुआ। यूरोप में पहले राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, तो उसमें नए प्रकार का जो राष्ट्रवाद हुआ उसके साथ राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। इसके कारण देश के बारे में लोगों के नई प्रकार की समझ विकसित हुई, यानी अपने देश के लिए उनमें एक नई प्रकार की सोच विकसित हुई थी कि हम अपने देश को आगे कैसे ले जा सकते हैं। और स्वयं की पहचान के बारे में लोगों ने एक नई प्रकार की भावना का विकास हुआ, यानी अपनी पहचान हमें कैसे बनानी है उसके लिए उनमें एक नई भावना का विकास हुआ। बदलती सोच के कारण राष्ट्र के प्रति लगाव के भाव पैदा होने लगे। जैसे जैसे लोगों की सोच बदलने लगी उसमें देश के प्रति सब में लगाव के भाव भी पैदा होने लगे। नए प्रतीकों, चिन्हों, गीतों और विचारों के माध्यम से नए संपर्क स्थापित हुए। जब देश की भावना, देश में राष्ट्रवाद जो बात है, राष्ट्र के प्रति कट्टरता की भावना, राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए हम सही नीतियों का चुनाव करके देश को आगे कैसे लेके जाएं, इसमें राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति छिपी होती है। इसके लिए प्रतीकों, चिन्हों और गीतों, विचारों के माध्यम से, प्रतीक, चिन्ह और गीत, इन्हें हम रूपक भी बोलते हैं, इससे नए संपर्क स्थापित हुए और समुदायों की सीमा पुनः परिभाषित हुई। प्रथम युद्ध, विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग। प्रथम विश्व युद्ध और खिलाफत और असहयोग आंदोलन जो हुआ, यानी उसका प्रारंभ किस प्रकार हुआ। सन 1919 के बाद भारत में राष्ट्रीय आंदोलन में नए क्षेत्रों में फैल गया था। जो 1919 प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ उसके बाद इस आंदोलन में नए सामाजिक समूह भी सम्मिलित हो गए। जो सामाजिक समूह थे जो दूर थे इन आंदोलनों से, वो भी इसमें सम्मिलित हो गए थे। संघर्ष की नई प्रणालियां विकसित हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। आर्थिक राजनीतिक स्थिति ऐसे पैदा कर दी कि प्रथम विश्व युद्ध में बहुत बड़ा जान माल दोनों की हानि हुई थी। इसके कारण रक्षा व्यय में भारी वृद्धि हुई थी। जो रक्षा व्यय था देश का, उसमें बहुत अधिक वृद्धि कर दी गई कि देश की रक्षा के लिए भी हमें पैसा खर्च करना है, और उसके लिए विश्व बैंक से सब पैसा मांगने लगे थे। सन 1913 से 1918 के बीच वस्तुओं की कीमतें दुगना हो चुकी थी। मुद्रा जो थी उसका मुद्रा प्रसार कम हो रहा था, तो इसलिए वस्तु कीमतें ज़्यादा हो गई। सन 1998 की जगह नहीं है, 18-19 और सन 1920-21 में देश में बहुत अधिक हिस्से में फसल खराब हो गई थी। जो अकाल और 1920 और 21 के बाद अकाल और बाढ़ वगैरह जो आई थी उसके कारण बहुत अधिक फसल खराब हो गई। 1921 ईस्वी की जनगणना के अनुसार अकाल और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे। जो 1921 में जनगणना हुई थी उसके अनुसार अकाल और जो महामारी फैली उसके कारण इसमें जो 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे। इसी समय महात्मा गांधी के रूप में नया नेतृत्व सामने आया था। जो महात्मा गांधी थे वो देश के नेतृत्व करने लगे, तो वो सामने आए जिन्होंने संघर्ष का नया विचार प्रस्तुत किया था। एक संघर्ष का नया विचार प्रस्तुत किया था, उसका नाम था सत्याग्रह। गांधी जी पहले अफ्रीका में थे, तो वो वापस आए थे। सत्याग्रह का विचार महात्मा गांधी ने सन 1915 जनवरी में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इससे पहले वो दक्षिण अफ्रीका में थे। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में एक नए तरह के अहिंसात्मक आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहां की नस्लभेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था। जब गांधी जी जिस वक्त दक्षिण अफ्रीका में थे, तो उस समय वो वहां पर रहकर वहां के लोगों के साथ सत्याग्रह यानी आंदोलन कर रहे थे। वहां जो नस्लभेदी यानी जो रंग भेद, एक तरह से काले गोरे का भेद जो सरकार ने कर रही थी कि गोरों को ज्यादा सहूलियत है और कालों को कम, जिनका रंग काला है, तो उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया था और इसी मार्ग को उन्होंने सत्याग्रह कहा था। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह, नहीं सत्य की जो शक्ति है उस पर आग्रह किया गया और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। इसका अर्थ यह होता है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है और संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है, तो आपको उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए किसी प्रकार के शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं। यानी सत्याग्रह का सीधा सीधा अर्थ यह है कि हमें किसी भी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। यदि हमारा जो उद्देश्य है वो सच्चा है, तो हम किसी के
किसी को भी बिना लड़े हिंसात्मक तरीका आप छोड़कर अहिंसात्मक तरीका अपनाकर अपना उत्पीड़क जो हमारा उत्पीड़न कर रहा है उसका मुकाबला कर सकते हैं। सत्याग्रह के गांधी जी के विचार जो थे वो ये हैं, सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है। सत्याग्रह पे हम शारीरिक बल नहीं है। सत्याग्रह अपने शत्रु को कष्ट नहीं पहुंचाता और न ही अपने शत्रु का विनाश चाहता है। सत्याग्रह के प्रयोग में दुर्भावना का कोई स्थान नहीं होता। सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह, बिना किसी लड़ाई झगड़े के। 1916 जब भारत आगे थे गांधी जी, तो 1916 में बिहार चंपारण में बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों का संघर्ष हो रहा था वहां पर। तो इसमें जो दमनकारी बागान व्यवस्था के किसानों का संघर्ष के लिए प्रेरित किया था, तो उसमें सफलता इसमें मिली थी ना, जो बिहार के चंपारण में मजदूरों का शोषण हो रहा था, किसानों का शोषण हो रहा था उसके विरुद्ध। दूसरा 1917 में गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की सहायता के लिए उन्होंने आंदोलन किया था। वे चाहते थे कि इसमें जो किसानों के लिए जो किया था इसमें जो लगान व्यवस्था है उसमें ढील दी जाए, यानी लगान कम वसूला जाए गुजरात के खेड़ा जिले में। 1918 ईस्वी में अहमदाबाद सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के लिए, सूती कपड़ा जो कारखानों के मजदूर थे उनके लिए भी इन्होंने एक सफलतापूर्वक आंदोलन किया और उसमें ये अहमदाबाद पहुंच गए थे उसके लिए। आगे रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट भारतीय क्रांतिकारी दमन के लिए भारतीय सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। इस अवधि में युद्ध काल तक ही सीमित थी। ये जो अवधि थी रॉलेट एक्ट, यानी एक क्रांतिकारी, ये भारतीय क्रांतिकारियों के दमन के लिए, जो भारत क्रांतिकारी थे अपने देश की आज़ादी के लिए क्रांति कर रहे थे, लड़ रहे थे, उनके खिलाफ था ये रॉलेट एक्ट। ये क्रांतिकारियों की गतिविधियों को समाप्त करने के लिए सर सिडनी रॉलेट, जो सर सिडनी रॉलेट ने की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। रॉलेट था, इस सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में किया गया था, तो इसका नाम रॉलेट एक्ट करा गया। एक्ट मतलब नियम, रॉलेट द्वारा पारित किया गया। 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। किसी भी इसके अंतर्गत क्या था, जो कोई भी क्रांतिकारी है उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, किसी भी क्रांतिकारी को हम गिरफ्तार कर सकते हैं। रॉलेट एक्ट के विरोध में 30 मार्च 1919 को 6 अप्रैल 1919 को संपूर्ण देश में हड़ताल की गई थी। रॉलेट एक्ट के विरोध में क्रांतिकारियों को कोई अहिंसात्मक है, कोई हिंसात्मक क्रांति, गरम दल और नरम दल दो थे, तो उसमें किसी को भी बिना किसी कारण के क्रांतिकारी हैं इन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इसके विरोध में जब संपूर्ण देश में हड़ताल की गई तो भीड़ पर गोली चलाई गई, जिसमें 8 व्यक्तियों की मौत हुई थी। 7 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था इसमें। 10 अप्रैल को पुलिस ने गांधी जी को जब गिरफ्तार किया गया था 7 अप्रैल को, फिर उन्हें तुरंत रिहा कर भी दिया गया था। 10 अप्रैल को पुलिस ने शांतिपूर्वक जुलूस पर गोलियां चलवा दी थी। विरोध में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। पुलिस ने शांतिपूर्ण जब इसका विरोध किया गया तो उसके विरोध में मार्शल लॉ लागू किया गया। मार्शल लॉ, ये मार्शल लॉ क्या है? विशेष परिस्थितियों में जब किसी देश की कानून व्यवस्था को सेना अपने हाथ में ले लेती है, जो भी कोई विशेष परिस्थिति होती है उसमें जब सेना जो है वहाँ की अपने कानून को अपने हाथ में ले लेती है, तब जो नियम प्रभावी होते हैं उन्हें मार्शल लॉ या सैनिक कानून कहा जाता है। जब इन्होंने जब विरोध किया था तो उसके विरोध में क्या कर दिया गया? मार्शल लॉ लगा दिया गया। इसके बाद है जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल सन 1919, अभी 2019 में बिल्कुल 100 साल हुए हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। पंजाब अमृतसर में एक जगह है जलियांवाला बाग। यहाँ पर जो लोग थे, इस दिन अमृतसर में लोग, बैसाखी का मेला लगा हुआ था, सैकड़ों लोग यहाँ इकट्ठे हुए। इसमें सारे बैसाखी के मेले के लिए भी थे और कुछ अपना जो विरोध दर्ज कराना चाहते थे वो भी इसमें, दमन सरकार के विरुद्ध, वो भी इसमें एकत्रित थे। तो उन्हें ये जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर मार्शल लॉ लगी हुई है उस जगह पे भी। तो जनरल डायर वहाँ पहुंचा और उस जो जगह थी वहाँ का गेट बंद करवाया और वहाँ के लोगों पर गोलियां चलवाई, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। हथियारबंद लोगों के साथ वहाँ जनरल डायर पहुंचा था, जिसने निहत्थे लोगों पर इन पर गोली चलवा दी बिना किसी सूचना के, और वहाँ हजारों लोग मारे गए थे। जिसमें असहयोग आंदोलन अब शुरू होता है। असहयोग यानी असहयोग मतलब किसी का भी हमें सहयोग नहीं करना है, इसका मतलब होता है असहयोग आंदोलन। तो गांधी जी ने अपनी जो पुस्तक थी हिंद स्वराज 1909 में गांधी जी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित है।
जो ब्रिटिश शासन था भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चला। यदि उनका मानना ये था, अपनी पुस्तक में उन्होंने कहा था, जो अंग्रेज जो शासन कर रहे हैं हमारे देश में वो हमारे सहयोग से कर रहे हैं। यदि हम इन सहयोग को ना करें तो वो अपना शासन चला ही नहीं पाएंगे। सबसे पहले सरकार द्वारा दी गई, इसमें क्या कहा उन्होंने, सरकार द्वारा दी गई पदवियां, सरकार ने जो भी हमें पदवियां दी हुई हैं हमारे लोगों को लौटा देनी चाहिए, सरकारी नौकरियां छोड़ देनी चाहिए, सेना, पुलिस, अदालतों, स्कूलों, विदेशी वस्तुओं का बिल्कुल बहिष्कार कर देना चाहिए। जब ही हम इसको खत्म कर सकते हैं। कांग्रेस की आशंका व स्वीकृति, जब ये आंदोलन शुरू करने की बात आई थी तो कांग्रेस की इसमें आशंका और स्वीकृति थोड़ी लेट मिली। कांग्रेस के बहुत से सदस्य गांधी जी के प्रस्ताव जो था उससे सशंकित थे, यानी पूरी तरह एकदम पक्के नहीं थे कि ये हो जाएगा, सही चलेगा ये जो असहयोग आंदोलन। दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम को स्वीकृति दी गई। दिसंबर 1920 नागपुर में एक अधिवेशन हुआ जहां इसमें उसे स्वीकृति दे दी गई, जिसे असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाना। आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं, जो आंदोलन था उसके भीतर अलग अलग धाराएं थी, यानी जैसे शहरों में जो आंदोलन कैसा है, ग्रामीण इलाकों में आंदोलन कैसा है, ये सब है। सभी सामाजिक समूह ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार किया, किंतु चिंता की बात यह थी उनके लिए आंदोलन का अलग अलग अर्थ, यानी जो आंदोलन चल रहा था उसके लिए सबके लिए बिल्कुल अलग अलग अर्थ था, सब उसको अलग अलग तरीके से देख रहे थे। कैसे? पहला, शहरों में आंदोलन, शहरों में जो आंदोलन हुआ ये असहयोग आंदोलन, इसमें हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए थे। इसके विरोध में के गांधी जी ने आह्वान किया तो हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। वकीलों ने मुकदमे लड़ने बंद कर दिए थे। मद्रास के अतिरिक्त, मद्रास हमारा प्रांत था उस वक्त, उसके अतिरिक्त सारे राज्यों में लगभग चुनावों का बहिष्कार किया गया, विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई, यानी जो विदेशी सामान था उसका बहिष्कार किया गया और शराब की दुकानों की उसमें पिकेटिंग की गई थी। ये पिकेटिंग क्या है? यह एक विरोध या प्रदर्शन का ऐसा स्वरूप है जिसमें आंदोलन कर रहे लोग किसी फैक्ट्री या दुकान या दफ्तर जाने का रास्ता रोक लेते हैं, यानी लोग बाहर खड़े हो जाएंगे, अंदर किसी को जाने नहीं देंगे, ये पिकेटिंग होती है। अगला आगे, अब ग्रामीण इलाकों में विद्रोह, जो ये आंदोलन चल रहा था शहरी इलाकों में तो ऐसे किया उन्होंने, नौकरियां छोड़ दी, वकीलों ने केस लड़ने बंद कर दिए। ग्रामीण इलाकों में देश के विभिन्न भागों में चल रहे किसानों एवं आदिवासियों के छोटे आंदोलन ऐसे ही आंदोलन का हिस्सा बन गए, यानी जो ग्रामीण इलाकों में जो हम आंदोलन कर रहे थे वो छोटे छोटे आंदोलन भी ऐसे ही आंदोलन में शामिल हो गए। अवध के जो सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों के नेतृत्व कर रहे थे, ये बाबा रामचंद्र गिरमिटिया मजदूर के रूप में कार्य कर चुके थे। इनका आंदोलन जमींदारों के विरुद्ध था। अब यह गिरमिटिया मजदूर। गिरमिटिया मजदूर क्या? औपनिवेशिक शासन के समय बहुत से सारे लोगों को काम करने के लिए फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर ले जाया जाता, जहां इन्हें गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। यानी गिरमिटिया मजदूर इसने कहा जहां इन्हें लेके जाया जाता था। औपनिवेशिक शासन के समय बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर ले जाया गया था। इन्हें बाद में गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। क्यों कहा जाने लगा? क्योंकि अनुबंध जो था इनका, अनुबंध के अंतर्गत काम करने के लिए बाहर लेके जाते थे, इन्हें विभिन्न देशों में ले जाया जाता। मजदूरों के द्वारा इस अनुबंध को गिरमिट कहा जाता था। जो वो मजदूर जो अनुबंध करते थे उसे क्या कहा जाता था? गिरमिट। गिरमिट कहा जाता था। तो गिरमिट अनुबंध के कारण इन्हें गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। ग्रामीण इलाकों में जो विद्रोह चल रहा था, इसमें जो किसानों से सब लोग क्या कर रहे थे, ये अंग्रेजी शासन कर वसूलते और किसानों को बेगार करनी पड़ती। बेगार का अर्थ यहाँ ये था कि बिना परिश्रम, बिना किसी मेहनताने के कार्य करवाने को बेगार कहते हैं। बिना किसी मेहनताने के, बिना पैसा दिए वो कार्य करने को बेगार कहते थे। तो इसमें 1920 में, जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों का दौरा किया और गांवों से बातचीत कर उनको कष्ट को भी समझा। अक्टूबर में बाबा रामचंद्र तथा कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन किया। इसमें पूरे महीने भर पूरे क्षेत्र में 300 से अधिक शाखाएं बना ली थी उन्होंने। आज केवल इसमें इतना ही, अब दूसरे भाग में पढ़ेंगे बाकी हम।